हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा है 8th क्लास का 5th चैप्टर, जिसमें हम लोग उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो उद्योग किस क्षेत्र में आता है, ये एक इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि उद्योग किस अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है। दूसरा कि उद्योगों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जा सकता है। उद्योग किन किन उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। फिर भारत या विश्व में उद्योगों का वितरण किस तरह से है, उद्योग के अंदर संकट किस तरह से आती है। तो ये सभी पॉइंट्स हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा उद्योग है, उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्र में आती है। तो सबसे पहले देखें तो अर्थव्यवस्था जो है वो कितने क्षेत्र में विभाजित है। अर्थव्यवस्था मुख्यतः 3 क्षेत्र में विभाजित है। पहला क्षेत्र जो है उसको कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। इसको कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र, जिसके अंदर आते हैं कृषि के बारे में पढ़ते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कौन क्या आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि आता है। दूसरा हमारा है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र जिसके अंदर आपको उद्योग के बारे में पढ़ना है। द्वितीय क्षेत्र में हमारा उद्योग आता है। और थर्ड जो हमारा है वो तृतीय क्षेत्र कहलाता है। तृतीय क्षेत्र इसके अंदर सेवाएं आती हैं। सेवाएं के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारे जो अर्थव्यवस्था होती है वो 3 क्षेत्रों में विभाजित होते हैं। अब इन तीनों क्षेत्रों में के बारे में प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि से संबंधित है, कृषि तथा उससे जुड़े हुए अन्य क्रियाकलाप जैसे होती है पशुपालन, ये सभी कृषि क्षेत्र में ही आती है। पशुपालन हो गया, आपका मत्स्य पालन हो गया, ये सब क्या है आपके प्राथमिक क्षेत्र के उद्योग है। द्वितीय द्वितीय क्षेत्र में हमारा आ जाता है उद्योग, जिसमें हम जो कच्चे माल होते हैं, जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल होते हैं, उसका अब इस क्षेत्र में आने के बाद उनका उस वस्तुओं का उन उत्पादों का निष्कर्षण किया जाता है और उसको सेवा लायक तैयार किया जाता है। अब उस इसमें तैयार माल होता है, इस प्रोसेसिंग का पार्ट होता है उद्योग में। और जो तीसरा है हमारा वो सेवा क्षेत्र होता है। जो आपका कच्चा माल था वो अब किस फॉर्म में आ गया है, वो तैयार माल में आ गया है। तैयार उत्पाद तैयार हो गया है। अब उसको हमें ट्रांसपोर्ट करना है, बाजार में बेचना है। तो इसमें क्या होता है, विभिन्न तरह की सेवाएं जुड़ी होती है। तो अब एक हमें जो पढ़ना है वो हमारा है द्वितीय क्षेत्र के बारे में। तो द्वितीय क्षेत्र हमारा उद्योग है। तो उद्योग के बारे में सबसे पहले हम जाने कि उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों का निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि उद्योगों का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया जाता है। तो उद्योग का वर्गीकरण कच्चे माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर इसको बांटा गया है। तो जो कच्चा माल है, एक उद्योग के लिए कच्चा माल सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तभी एक उद्योग का शुरू किया जा सकता है। तो उस कच्चे माल में हम देखेंगे तो कृषि आधारित कच्चा माल हो सकता है, खनिज आधारित कच्चे माल, और समुद्र आधारित और वन्य आधारित, ये 4 तरह के कच्चे माल के अंदर आते हैं। दूसरा होता है कि उद्योग का आकार किस तरह से, आकार के आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। आकार के आधार पर देखिए तो एक तो होता है लघु उद्योग, लघु आकार का उद्योग। दूसरा होता है बृहद आकार का उद्योग। लघु आकार के उद्योग में क्या होता है कि जहाँ पे पूंजी का निवेश कम हो, श्रम कम लगता हो, प्रौद्योगिकी का कम इस्तेमाल किया जाता हो, और जहाँ पे उत्पादन की मात्राएं जो होती है वो भी कम होती है। बृहद आकार का मतलब होता है कि जहाँ पे आपका पूंजी का निवेश अधिक किया गया हो, दूसरा आपका जो श्रम शक्ति है वो ज्यादा लगाया गया हो,
तीसरा आपका जो प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, उसका भी अधिक से अधिक इस्तेमाल किया गया हो, और जिस कारण से प्रोडक्शन जो होता है, आपका उत्पादन जो होता है, वो भी काफी अधिक मात्रा में होती है। तो ये लार्ज स्केल का होता है, ये स्मॉल स्केल उद्योग है। थर्ड जो आपका वर्गीकरण किया गया है वो स्वामित्व के आधार पर। मतलब क्या हुआ, स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक। इसका अर्थ होता है मालिक मालिकाना हक, कि किसी भी उद्योग का मालिक कौन हो सकता है, उस पर नियंत्रण संचालन करने का किसका अधिकार होता है। तो वो उसके आधार पे जो उद्योग है उसको तीन भागों में बांटा गया है, उसको तीन भाग में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला हो जाता है निजी उद्योग। निजी उद्योग जिसका स्वामी निजी व्यक्ति होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं उसका स्वामित्व किसके हाथ में होता है, सरकार के हाथ में। और संयुक्त जो हमारा उद्योग होता है उसका अधिकार जो उसका उत्पादन करता होता है, पूर्ति करता होता है, वही उसका स्वामित्व रखता है। तो ये हम लोग जान गए। अब एक एक करके हम लोग इसके डिटेल में जाके पढ़ेंगे। तो अगला हम लोग देखेंगे क्या, जो कृषि आधारित उद्योग है, जो कच्चे माल की आपूर्ति के बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं। तो कच्चे माल किन किन क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कृषि क्षेत्र से जो उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त किया जाता है उसके आधार पर कौन कौन से उद्योग बनाए गए हैं। तो इस उद्योग के अंतर्गत कच्चे माल जो होते हैं के रूप में वनस्पति का यूज किया जाता है। वनस्पति मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त कच्चे माल, जंतु आधारित उत्पाद का उपयोग करते हैं। तो कृषि में क्या आता है, आपका पेड़ पौधा आता है, जंतु आता है, जीव जंतु आते हैं, और इससे जो कच्चा माल प्राप्त होता है उससे बहुत सारे उद्योग लगाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं खाद्य संस्करण उद्योग, वनस्पति तेल का उद्योग लगाया जाता है, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद आदि कृषि आधारित उद्योग है। अब आप कहेंगे कि जो आपका सूती वस्त्र उद्योग है वो किस तरह से आपका कृषि आधारित उद्योग है। तो आप जानते हैं कि सूती वस्त्र किस चीज से तैयार होता है, इसको तैयार करने में कपास की जरूरत होती है, कपास का इस्तेमाल किया जाता है। और कपास क्या है, कृषि उत्पाद है, कृषि उत्पाद होता है, ये कृषि से ही प्राप्त किया जाता है कपास, और उस कपास से हमारा सूती वस्त्र बनता है। दूसरा आ जाता है डेयरी। डेयरी मीन्स जो पशुओं के दूध होते हैं, और दूध का जो उपयोग किया जाता है, दूध, और ये दूध कहाँ से आता है, आपका पशुपालन से, पशुओं से प्राप्त होता है। और पशु हमारा कृषि क्षेत्र में आता है, कृषि क्षेत्र में पशुपालन भी आता है। तो इस तरह से ये सब क्या है, कृषि आधारित आपका उद्योग है। अब अगला देखते हैं हम लोग, जो है खनिज आधारित उद्योग। मीन्स इसका जो रॉ मटेरियल होगा, जो आपका कच्चा माल होगा, वो किस चीज से प्राप्त किया जाएगा, वो खनिज से। खनिज जो हम जानते हैं कि जो खनिज हमारा धरती के अंदर है वो किस रूप में पाई जाती है, वो कच्चे रूप में, अशुद्ध रूप में पाई जाती है। उसको अब हम लोग इस्तेमाल करके उसको एक रिफाइंड रूप, एक शुद्ध रूप में उसके उत्पाद तैयार करेंगे। तो खनिज आधारित जो भी उद्योग होती है उनका प्राथमिक उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग भी हमारा क्या है, प्राथमिक उद्योग है, जो कि खनिज अयस्क का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। और यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जानते हैं जो भी खनिज पदार्थ होते हैं वे दूसरे उद्योगों के लिए भी सहायक होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं भारी मशीनरी उद्योग, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में इन उद्योगों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे खनिज में आपका इस्पात आ जाता है, इस्पात जो स्टील होता है उसका भी हम लोग मशीन, जो भारी मशीन उद्योग होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। भवन निर्माण में भी हम लोग जो जो कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क होते हैं उससे इस्पात बनाया जाता है, उसका इस्तेमाल हम लोग भवन निर्माण में करते हैं, रेल के डब्बे बनाने में करते हैं। तो ये सब क्या है, हमारा खनिज आधारित उद्योग माना जाता है, जिसका रॉ मटेरियल जो होता है, कच्चा माल क्या होता है, उस खनिज से ही प्राप्त किया जाता है। थर्ड आपका आ जाता है समुद्र आधारित उद्योग। इसमें क्या होता है कि यह उद्योग सागर और महासागर से प्राप्त उत्पादों
का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इसमें जो समुद्र से प्राप्त चीजें होती हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि समुद्र से आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो जैसे मछली हुआ, ये आपके समुद्र के अंदर ही पाया जाता है। समुद्र के अंदर आपका क्या पाया गया, समुद्र उद्योग के बारे में अगर हम देखें, समुद्र से प्राप्त होने वाले कच्चे माल क्या है, कच्चे माल हो जाता है आपका मछली, मछली हो गया। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो समुद्र से हम प्राप्त करते हैं। इस मछली से हम लोग क्या बनाते हैं, मछली का तेल काफी यूजफुल होता है। ये सब हमारा कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग में क्या होता है कि वन से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं उसका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो वन से हमें क्या क्या मिल सकता है, जो लकड़ी होती है, लकड़ी से हम कौन कौन से उद्योग के लिए इस्तेमाल में किया जा सकता है, तो लकड़ी से ही लुगदी बनाया जाता है। और लुगदी एवं कागज जो होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, वन की लकड़ियों से हम लोग उस लकड़ियों से लुगदी और जिससे कागज का निर्माण होता है। वन की लकड़ियों, बहुत सारे ऐसी वन की लकड़ियां होती है जो औषधि रसायन के लिए उपयोग की जाती है। फर्नीचर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उद्योग इसके उदाहरण है। आकार के आधार पर अगर देखें तो उद्योगों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो लघु आकार का उद्योग, दूसरा होता है बृहत आकार का उद्योग। जो लघु आकार आकार का जो आपका उद्योग है वो किस किस चीजों उसमें हम क्या देखते हैं, लघु आकार का उद्योग, इसमें क्या होता है कि जो वस्तु का जो निवेश होता है, कम पूंजी का निवेश किया जाता है, का निवेश होता है। दूसरा आपका प्रौद्योगिकी का कम इस्तेमाल होता है, कम होना। तीसरा है आपका जो उत्पादन होता है, उत्पादन की मात्रा सीमित होती है, की मात्रा क्या होता है, काफी कम होता है, कम होता है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, इस उद्योग में हाथ से बनाई जाती है, हाथों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो हाथ हाथ से अगर हम किसी चीज को बनाएंगे तो उसमें क्या है, हमारा उत्पादन की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि मशीन से हम काफी कम समय में ज्यादा उत्पाद कर सकते हैं, उत्पादन हमारा बढ़ सकता है। तो इस तरह से जो वृहद छोटे पैमाने का जो उद्योग होता है उसमें क्या आते हैं, उसका एग्जाम्पल अगर देखें तो कुटीर या लघु उद्योग किस तरह के उद्योग में आते हैं, वो छोटे पैमाने के उद्योग में आते हैं, जिसमें उत्पादन का निर्माण जो दस्तकार होते हैं वो अपने हाथों से करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं टोकरी बनाना, टोकरी बनाने का काम, उसके बाद बर्तन बनाने का काम, बर्तन बनाना, ये सब क्या है, ये सब लघु लघु उद्योग है, जिसमें लोग हाथों का इस्तेमाल करते हैं और जिससे उत्पादन की मात्रा भी सीमित होती है। दूसरा जो हमारा है वो बृहद आकार का उद्योग है, जिसमें हम देखते हैं कि जो उद्योग होते हैं वो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं, जिसकी बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है बड़े उद्योग में। और इसमें पूंजी भी ज्यादा होती है, पूंजी ज्यादा होती है, ज्यादा निवेश किया जाता है, प्रौद्योगिकी का ज्यादा इस्तेमाल होता है, ज्यादा होता है, उत्पादन भी ज्यादा होता है, ये ज्यादा होता है। तो कुल मिला के देखिए, जो ये बड़े स्तर के जो भी उद्योग होते हैं वे क्या क्या कहलाते हैं, बृहद आकार के उद्योग होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ऑटोमोबाइल, जो आपका गाड़ी बनाते हैं, वो उद्योग कैसी होती है, वो जिसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, ज्यादा पूंजी का निवेश होता है। तो ये हमारा क्या है, बृहद आकार के उद्योग में आते हैं। भारी मशीनरी का उत्पादन किया जाता है, उद्योग जो होता है उसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी और ज्यादा निवेश की जरूरत होती है। तो अब ये हम देख लें
अब नेक्स्ट जो आता है वर्गीकरण, वो क्या है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्वामित्व के आधार पे देखें तो जिसमें हम कहते हैं कि इस उद्योग का मालिकाना हक किसके पास है, उसका संचालन कौन कर सकता है, तो उसके आधार पर जो उद्योग है उसको तीन भागों में बांटा गया है। तो एक तो पहला हो जाता है निजी उद्योग। निजी उद्योग जिसमें मालिकाना हक निजी व्यक्तियों के पास होता है। मालिकाना हक का मतलब क्या होता है, स्वामित्व का मतलब मालिक, मालिकाना हक। इसमें हम देखेंगे निजी क्षेत्र में किसके पास इस क्षेत्र का उद्योग का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। लेकिन वो होता क्या है, वो प्राइवेट लोग ही होते हैं। या तो एक लोग मिलके किसी उद्योग को चलाए या कुछ लोगों की संख्या जो एक ग्रुप में उस उद्योग को चलाए, लेकिन उसका हक किसके पास होता है, कि उस पब्लिक के, सॉरी, प्राइवेट लोग के पास ही होता है। उसको हम कहते हैं निजी क्षेत्र के उद्योग। दूसरा जो हमारा आ जाता है वो है आपका सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। इस क्षेत्र का जो उद्योग होता है उनका संचालन करने का हक सरकार के हाथ में होता है। इसका इसको संचालित कौन करता है, तो सरकार करती है। जैसे आपका हो गया आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। उसके बाद दूसरा आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सब क्या है, गवर्नमेंट के उद्योग है, जिसमें पूरा जो पावर होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है। थर्ड जो आपका आ जाता है वो है आपका संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। संयुक्त क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि इसका स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्ति के अथवा व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है, जिसमें सरकार का भी सरकार और व्यक्ति दोनों मिलके जिस उद्योग को चलाती है उसको क्या कहते हैं, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। जैसे आपका मारुति उद्योग लिमिटेड जो है वो क्या है, सरकार और प्राइवेट दोनों के ही सहयोग से चलती है। चौथा जो हमारा है वो सहकारी क्षेत्र का उद्योग किसको कहते हैं। तो इस क्षेत्र का उद्योग का स्वामित्व और संचालन जो है वो कच्चे माल के जो उत्पादक करता होते हैं या पूर्ति करता होते हैं या कामगार, इन दोनों ही के हाथों में होता है। जो उसका उत्पादन करेगा वही उसका मालिक कहलाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं आनंद मिल्क यूनियन, या आप सुधा डेयरी देख लीजिए, या ये आप मदर डेयरी देख लीजिए, अमूल, ये सब क्या है, ये सब आपका सहकारी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गई होगी आई होप। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक उद्योग को कौन कौन से कारण प्रभावित कर सकते हैं। एक उद्योग लगाने के लिए इन चीजों का ध्यान रखना होगा, और यही चीजें एक उद्योग को प्रभावित भी कर सकते हैं। जैसे एक उद्योग के लिए आपको कच्चे माल की उपलब्धता जरूरी होती है, भूमि की जरूरत होती है, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी और परिवहन और बाजार। जब तक कच्चा माल नहीं होगा तो उद्योग की हम शुरू नहीं कर सकते। उद्योग के लिए तो कच्चा माल की जरूरत होती है। उद्योग कहाँ पे लगाया जाएगा उसके लिए जगह की जरूरत होती है, भूमि की। जल की उपलब्धता जरूरी है। श्रम, उसमें कितना लगाया जाएगा एक उद्योग में। और शक्ति का मतलब होता है उसमें कितना पावर की जरूरत है। पूंजी मतलब कितना कैपिटल लगाया जा रहा है, कितना उसमें पैसा निवेश किया जा रहा है। जब ये सारी चीज लग जाएंगे तो जो आपका उत्पादन होगा, इन उद्योग स्थापित होने के बाद क्या होता है, उत्पादन होती है। जो वस्तुओं का उत्पादन होगा तो उत्पादन के लिए उस उत्पादन को जब बाजार तक भेजना होगा तो उसके लिए परिवहन की जरूरत पड़ेगी। परिवहन के बाद बाजार एक होना चाहिए जहाँ पे उस उत्पादों को बेचा जा सके। तो ये सारी चीजें क्या है, एक उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कारक है। औद्योगिक तंत्र किसे कहते हैं, तंत्र का मतलब क्या होता है, सिस्टम, जिसमें सारी चीजों को इकट्ठा किया जाता हो। उद्योग से जुड़ा हुआ जितने भी चीज होते हैं उन सभी को एक जगह पे इकट्ठा करना। जैसे उद्योग व उससे जुड़े हुए क्रियाकलाप का संगठन, एक संगठन या स्वरूप तैयार करना या व्यवस्था औद्योगिक तंत्र कहलाती है। जैसे औद्योगिक तंत्र में क्या क्या चीजें की जरूरत होती है, निवेश, किन किन चीजों की निवेश की जाती है। प्रक्रम मतलब उसका उत्पादन या प्रोसेसिंग कहेंगे। और जब
जो भी उत्पाद है वो जब तैयार होगा तो उसका निर्गत या उसका सेवा कह सकते हैं। ये तीनों चीजें क्या होती है, उद्योग से जुड़ी हुई चीजें होती है, और ये सभी एक तंत्र, एक व्यवस्था के रूप में स्थापित होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, औद्योगिक तंत्र कहते हैं। अगला हम अगर देखें औद्योगिक तंत्र के बाद क्या आता है हमारा, औद्योगिक प्रदेश किसे कहते हैं। औद्योगिक प्रदेश का मतलब होता है कि औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग, मीन्स ये अगर आपका औद्योगिक प्रदेश है तो यहाँ पे बहुत सारे उद्योग लगे होंगे। ये औद्योगिक, ये आपका औद्योगिक प्रदेश है, तो यहाँ पे बहुत सारे उद्योग एक दूसरे के निकट होंगे, बहुत सारे उद्योग होंगे, बहुत सारे उद्योग होंगे। और उन उद्योगों का जो आपसी आप निकटता देखेंगे, वे अपनी जो भी उनका लाभ होता है वे आपस में बांटते हैं। जैसे विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन सा है, जहाँ पे बहुत सारे उद्योग एक दूसरे के निकट ही स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ क्या होते हैं आपस में बांटते हैं। जैसे देखिए विश्व में अगर देखिए औद्योगिक प्रदेश कौन कौन सा है, तो वो आपका हो जाता है पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिम और मध्य यूरोप और पूर्वी एशिया। ये सभी हमारा क्या है, औद्योगिक प्रदेश माना जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश है, तो आपका मुंबई पुणे प्रदेश जो है या समूह, ये हमारा औद्योगिक प्रदेश कहलाता है। दूसरा आपका आ जाता है बेंगलुरु आ जाता है, तमिलनाडु प्रदेश है, और हुगली। ये सभी प्रदेश कैसे मानी जाती है, ये सब आपका औद्योगिक प्रदेश माना जाता है, जहाँ पे बहुत सारे उद्योग एक साथ एक दूसरे के आसपास स्थापित होते हैं। औद्योगिक विपदा किसे कहते हैं, तो उद्योग से जुड़ा हुआ जो भी संकट आता है, जो भी दुर्घटनाएं होती है उद्योग के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, औद्योगिक विपदा। ये किस तरह की होती है, तो ये विपदा मुख्य रूप से आप देखेंगे कि किसी भी उद्योग के अंदर तकनीकी विफलता आ जाती है, या संकट उत्पन्न होने के बाद विफलता आना या संकट उत्पन्न हो जाना। दूसरा हम देखते हैं कि ऐसे पदार्थ जो जिसको कि हम बेतरतीब उपयोग करके कारण घटित होते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थ, जिसका हम जरूरत से ज्यादा इस तरह से इस्तेमाल कर दिए हैं जो कि हमारे उद्योग के लिए क्या है, खतरा बन के आ गया है। तो ये सब हमारे औद्योगिक विपदा के कारण होते हैं। जैसे आप औद्योगिक क्षेत्र का अगर बात करें कि जो सबसे बड़ी दुर्घटना हुई थी भारत के अंदर, वो आपका 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी आई थी। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के अंदर गैस त्रासदी। ये क्या है, अब तक की सबसे बड़ी क्या है, औद्योगिक दुर्घटना है या विपदा है, सबसे बड़ी औद्योगिक घटनाएं हैं, औद्योगिक दुर्घटनाएं हैं। इसमें क्या हुआ था, गैसों का, जहरीली गैसों का रिसाव हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। और ऐसा माना जाता है कि अब तक भी उस जगह पे जो ये दुर्घटना हुई थी उसके कारण लोग अपाहिज ही पैदा होते हैं, उसका असर आज तक देखने को मिलता है। तो ये अभी तक का सबसे बड़ा औद्योगिक दुर्घटना माना गया है। अगला अगर हम देखें तो औद्योगिक का वितरण, उद्योग का वितरण किस तरह से है। उद्योग हर जगह अलग अलग रूप में देखने को मिलता है। विश्व और भारत की बात करें तो कौन सी जगह पे कौन सा उद्योग लगा है। विश्व के प्रमुख उद्योग में अगर देखें तो लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है वो सबसे मुख्य उद्योग में माने जाते हैं। जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है वो सबसे नया उभरता हुआ उद्योग है। इसे सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। जो आपका सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है, ये सबसे लेटेस्ट उद्योग है। सूचना प्रौद्योगिकी के लिए विश्व में कौन सा जगह फेमस है, तो वो आपका है सिलिकॉन वैली, जो कि अमेरिका में स्थित है। अगर इंडिया की बात करें तो बेंगलुरु जो है वो भारत में, संघाई जो जगह है
वो आपका चीन में प्रसिद्ध है, किसके लिए? सूचना प्रौद्योगिकी के लिए। दूसरा जो आता है जो मुख्य उद्योग है वो है आपका लौह इस्पात उद्योग। ये एक ऐसी उद्योग है या एक पोषक उद्योग है, क्योंकि इसका इस्तेमाल, लौह इस्पात का इस्तेमाल दूसरे उद्योगों के लिए भी किया जाता है। इस्पात को प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। जमशेदपुर जो है आपका भारत में, वो स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित भारत का पहला इस्पात केंद्र है। ये स्वतंत्रता से पहले ही स्थापित किया गया था। दूसरा हम देखें कि पीटर्सबर्ग जो है आपका जगह संयुक्त राज्य अमेरिका का, वो सबसे बड़ा इस्पात नगर माना जाता है। ये एग्जाम में आ जाते हैं। सबसे पहला ये अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस्पात को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। आप देख लीजिए तो हर कोई ऐसा उद्योग नहीं है जहाँ पे इस्पात क्या है, वो आपका स्टील होता है। स्टील से ही बहुत सारे जो भी टेक्नोलॉजी वाला चीज बनाया जाता है, जो भी मशीनरी का आइटम बनाया जाता है, वो आपका इसी से बनाया जाता है, लौह इस्पात का ही बनाया जाता है। और लगभग सारे उद्योग में आपका मशीन का यूज किया ही जाता है। प्रौद्योगिकी है, जहाँ भी टेक्नोलॉजी का यूज होगा वहां पे मशीन आएगा ही। तो उस मशीन में इसी लौह इस्पात का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लौह इस्पात उद्योग होती है वो हमारे दूसरे उद्योग के लिए भी पोषक मानी जाती है। दूसरा, थर्ड जो आता है आपका सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग कैसा है? ये विश्व का सबसे प्राचीन उद्योग है। विश्व का सबसे प्राचीन उद्योग आपका सूती वस्त्र उद्योग है। और भारत का पहला सफल सूती वस्त्र मिल कौन सा है? ये आपका 1854 में बॉम्बे में स्थापित की गई थी। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर माना जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसको माना जाता है? यहाँ पर सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है, अहमदाबाद में। दूसरा है जो आपका कानपुर, वो नॉर्थ बिहार का, उत्तरी बिहार का मैनचेस्टर माना जाता है उस जगह को। जो आपका कोयम्बटूर है उसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका जो है वो आपका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है, जिसे जापान का मैनचेस्टर नाम दिया जाता है। तो ये इस तरह से आप देख लिए, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। तो सूती वस्त्र उद्योग का ये मेन में केंद्र सब है। तो इस तरह से आपका जो ये टॉपिक था उद्योग चैप्टर, वो आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका मानव संसाधन, जो कि हमारा पूरा ज्योग्राफी, जो 8th क्लास का ज्योग्राफी है उसका ये लास्ट टॉपिक है। तो अब इस तरह से देखें तो एक ही मात्र लास्ट चैप्टर बचा है, मानव संसाधन। उसके बाद आपका ये ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको अच्छे से पूरे चैप्टर को 6 to 8th क्लास के पूरे होल ज्योग्राफी का आप यहाँ से पढ़ के आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। ज्योग्राफी से आपका लगभग 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे एनसीईआरटी के बुक से बनाया गया नोट्स है। तो आपको पूरा एनसीईआरटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए नोट्स ही काफी है। इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ ले तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।